बच्चों, आज हम करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से क्या अभिप्राय है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय सांख्यिकीय विश्लेषण की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का या वेरिएबल का ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, औसत केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो पूरी श्रृंखला का एक ही मूल्य होता है और जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, एग्जाम्पल लिया है। उदाहरण के लिए यदि हम यह कहें कि भारत में 2008-9 में लोगों की अनुमानित औसत आय 31,801 प्रति वर्ष थी, तो सरलता से उस वर्ष भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की प्रति वर्ष आय क्या थी, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है और औसत आय के द्वारा हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं लोगों की आर्थिक स्थिति का। सांख्यिकीय औसतों के कुछ उद्देश्य हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है संक्षिप्त विवरण। औसत जटिल और अव्यवस्थित आंकड़ों का एक सरल और संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसके फलस्वरूप आंकड़ों को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए, पूरी श्रृंखला में जब हमें एक ऐसा मूल्य मिल जाता है जो पूरी श्रृंखला या समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम एक ही नज़र में उस श्रृंखला के बारे में या उस समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है तुलना। औसत की सहायता से आंकड़ों के दो या दो से अधिक समूहों की तुलना भी की जा सकती है। नीति निर्धारण। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में औसत के अनुमान से काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे भारत की प्रतिवर्ष औसत आय 31,801 रुपीज है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इससे हमें इस प्रकार की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है जो भारत के लोगों की आय में वृद्धि कर सके। फोर्थ पॉइंट है सांख्यिकीय विश्लेषण। सांख्यिकीय विश्लेषण भी काफी सीमा तक औसत के अनुमान पर ही निर्भर करता है, आधारित है। जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का औसत निकाल लेते हैं और यह विश्लेषण किया जा सकता है इससे कि किस विषय में विद्यार्थी अधिक कमजोर है और उसको उस विषय में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिफ्थ है सभी के लिए एक मूल्य। औसत एक ऐसा मूल्य है जो पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसकी सहायता से पूरे समूह के विषय में ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, चाहे वो औसत हाइट है, औसत आयु है या औसत अंक है। तो इस प्रकार से समूह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है औसत से। अब हम करते हैं सांख्यिकीय औसत के प्रकार कौन कौन से हैं। सांख्यिकीय औसत दो प्रकार हैं, गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। गणितीय औसत के भी तीन प्रकार हैं, समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य। स्थिति संबंधी औसत में माध्य का विभाजन मूल्य और भूयिष्ठिक या बहुलक है। आज की हमारी वीडियो में हम समांतर माध्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी के बारे में नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेसन में ही करेंगे। तो समांतर माध्य को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य किसी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 5 बच्चे हैं। राम एक महीने में 5, श्याम 6, मोहन 7, किशन 8, रवि 9 मैच खेलते हैं। तो मैचों की कुल संख्या कितनी हो गई है? हम सबको जोड़ लेते हैं। टोटल संख्या हो गई है 35।
और खेलने वालों की संख्या है 5। मैचों की कुल संख्या 35। अब फॉर्मूला है समांतर माध्य को निकालने के लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। अब देखिए यहाँ x बार समांतर माध्य है, सिग्मा x, सिग्मा इसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा x मदों का कुल मूल्य है और n मदों की संख्या है। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। यह मदों का कुल मूल्य 35 है, 35 है और मदों की संख्या 5 है। तो इस तरह से 7 हमारा आंसर आ गया है। 7 समांतर माध्य है, औसत मूल्य 7 है। समांतर माध्य की गणना भी दो प्रकार से करते हैं। पहला है सरल समांतर माध्य और दूसरा है भारित समांतर माध्य। पहले सरल समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में करेंगे। सरल समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। समांतर माध्य की गणना करने की कुछ विधियां हैं। समांतर माध्य की गणना हम तीन प्रकार की श्रृंखलाओं में करेंगे और उनकी गणना करते समय विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में डिटेल से हम करते हैं। पहली है व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसमें हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। दूसरी है विविक्त या खंडित श्रृंखला और तीसरी है आवर्ती वितरण या अखंडित श्रृंखला। आज की वीडियो में हम व्यक्तिगत श्रृंखला और विविक्त या खंडित श्रृंखला के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है व्यक्तिगत श्रृंखला में सरल समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए दो विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में करेंगे पहले, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है अभी जो हमने पीछे किया था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। समांतर माध्य बराबर है मदों का कुल मूल्य बटे मदों की संख्या। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक सवाल निकाल के देखते हैं समांतर माध्य से। व्यक्तिगत श्रृंखला का एक एग्जाम्पल है जिसमें 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च रुपीज में दिया हुआ है। 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65। अब सॉल्यूशन करते हैं, इस सम को हम सोल्व करते हैं। इस सम को जेब खर्च हमने नोट कर लिया है और सभी मद हैं ये हमारी, और इनका टोटल सिग्मा x 340 है और n यहाँ 10 विद्यार्थी तो n 10 है। अब इनकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। सिग्मा x 340 और n 10 है तो 34 आ जाएगा कैलकुलेशन करने के पश्चात। तो 10 विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च 34 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विधि में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड है लघु विधि। लघु विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मदों की संख्या अधिक होती है। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए क्या फॉर्मूला है लघु विधि में, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बटे n। देखिए यहाँ a कल्पित माध्य है, सिग्मा जो योग को बताता है, d यहाँ पर विचलन है और n मदों की संख्या है। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक सवाल करते हैं लघु विधि से। देखिए 10 विद्यार्थियों का प्रति महीने का जेब खर्च लिया है रुपीज में। सवाल को सोल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, उसके पश्चात जेब खर्च, विद्यार्थियों की संख्या 10 है और जेब खर्च
मदों की जो मद हैं वो हमने यहाँ नोट कर ली हैं। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले डी को निकालना है, कल्पित माध्य से विचलन। डी को निकालने का फॉर्मूला है x माइनस ए। एक्स हमारा यहाँ पर है और ए कल्पित माध्य है। देखिए, कल्पित माध्य को निकालने के लिए मदों की सबसे कम जो मूल्य है और मदों का जो सबसे अधिक मूल्य है 15, सबसे कम मूल्य 15 है और सबसे अधिक 65 है। दोनों का योग करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ए बराबर है 40। ए की वैल्यू आ गई है, ए इज इक्वल टू 40। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस ए हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम डी की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। पहले 15 माइनस 40, तो सेकंड है 20 माइनस 40। इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकालते जाएंगे और जो माइनस के साइन है वह माइनस का साइन हम अवश्य लगाएंगे यहाँ पर, और जहाँ प्लस का साइन आ रहा है वहाँ प्लस का साइन लगाते चले जाएंगे। अब देखिए, माइनस के जो साइन है उन सबको हम टोटल करके यहाँ नोट किया है, माइनस 110 आ गया है, और प्लस की जो वैल्यू है उन सब का टोटल है प्लस के 50। तो नीचे हम सिग्मा डी करते हैं तो यहाँ पर माइनस 60 आ जाता है। एन हमारा 10 है। अब फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बटे एन। तो 40 प्लस माइनस के 60 बटे 10, तो माइनस 60 अपॉन 10। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले माइनस 6 आ गया, 40 प्लस माइनस के 6, तो हमारी ये 34 आ गया है आंसर। तो समांतर माध्य 34 है। अब देखिए, विविक्त या खंडित या आवर्ती व्यू श्रृंखला में सरल समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। तीनों के द्वारा हम सवाल निकाल के देखेंगे। पहली है प्रत्यक्ष विधि। देखिए, प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए, यहाँ f आवृत्तियों को दिखा रहा है और x श्रृंखला की मदें हैं, सिग्मा जो योग को दिखा रहा है और x बार समांतर माध्य। अब एक सम लिया है जिसमें मजदूरी और मजदूरों की संख्या दी हुई है। मजदूरी जिसको हम x के रूप में लिखेंगे और मजदूरों की संख्या जिसको हम आवृत्ति या f के रूप में नोट कर लेंगे नीचे। देखिए, हमने सीरीज में इसको अरेंज कर लिया है। x और f को हमने यहाँ इस तरह से नोट कर लिया है। सभी आवृत्तियों को जोड़कर सिग्मा f 19 आ गया है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें आवृत्तियों और मदों को गुणा करना है। तो यहाँ f इंटू एक्स, एफ और x की गुणा करके ये हमारी वैल्यू आ जाती हैं। आप निकालते चले जाएंगे, f और x की गुणा करते चले जाएंगे और सबसे लास्ट में सभी आवृत्तियों और मदों की जो गुणा है उसको जोड़ लेंगे। ये हमारा टोटल 560 आ गया है सिग्मा एफ एक्स। अब सभी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 560 बटे सिग्मा एफ 19। तो इस तरह से हमने वैल्यू इनकी पुट कर ली है। ये देखिए, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली है और हमारा आंसर आता है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29.47। ये समांतर माध्य आ गया है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अब हम करते हैं लघु विधि से समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। फॉर्मूला है इसके लिए, देखिए, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। देखिए, आवृत्तियों के साथ यहाँ हमने d विचलन को भी लिया है फॉर्मूले में। a कल्पित माध्य है
और F आवृत्तियां हैं और D विचलन है। अब एक सम लेते हैं जिसको हम सोल्व करके देखते हैं। मजदूरी ली हुई है और मजदूरों की संख्या, मजदूरी जिसको x के रूप में लिखेंगे और मजदूरों की संख्या जिसको हम F आवृत्ति के रूप में लिखेंगे। देखिए एक सीरीज में इनको अरेंज कर लेंगे। सिग्मा F 19 है। D निकालेंगे विचलन। D के लिए फॉर्मूला है x माइनस ए। ए हमारा कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य को निकालने के लिए पीछे लघु विधि में हमने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है उन दोनों को टोटल करेंगे। देखिए मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 50 है, दोनों का टोटल करेंगे 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब d की वैल्यू निकालते चले जाएंगे जिसमें x माइनस a करना है। 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, तो इस तरह से है d की वैल्यू आ जाएंगी। d की वैल्यू निकलने के बाद आवृत्तियों और विचलन की गुणा करनी है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो माइनस की वैल्यू आती हैं और जो प्लस की वैल्यू आती हैं दोनों को टोटल करेंगे तो ये सिग्मा एफ डी माइनस 10 आ जाता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। समांतर माध्य को निकालने के लिए फॉर्मूला हमने ऊपर किया था, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ। देखिए 30 प्लस माइनस 10 बटे 19। अब इसको पहले हम माइनस 10 बटे 19 को सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.53। 30 माइनस 0.53 और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 29.47। तो ये हमारा समांतर माध्य आ गया है लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य। अब तीसरी विधि है समांतर माध्य को निकालने के लिए पद विचलन विधि। देखिए यह विधि लघु विधि का ही एक रूप है, शॉर्टकट मेथड का ही एक दूसरा रूप है और ये विधि उस समय पे लागू होती है जब कल्पित माध्य के द्वारा लिए गए विचलन में बराबर का अंतर होता है। देखिए यहाँ विचलन हमने पिछली लघु विधि में भी किया था, विचलन d निकाला था तो उसमें डिफरेंस इक्वल था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस सम में हमने सोल्व किया है तो यहाँ डिफरेंस 20, 10, 0, 10, 20 में 10 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ये c है जो कॉमन फैक्टर है। अब फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए। पद विचलन विधि के लिए फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा f और इसको c से गुना करेंगे। अब देखिए सभी इसमें d डैश पद विचलन है, c कॉमन फैक्टर समापवर्तक है और d विचलन है और x मदों का मूल्य और a कल्पित माध्य है। अब देखिए पिछला जो हमने सम लिया था उसी को ही हम पद विचलन विधि से सोल्व करते हैं जिसमें मजदूरी दी हुई है। मजदूरी x जो है मद और मजदूरों की संख्या आवृत्ति है जिसको हम f के रूप में लिखेंगे। यहाँ हमने x और f को लिख लिया है। सिग्मा f 19 है। अब d निकालेंगे जैसे लघु विधि में निकाला था, x माइनस ए को निकालने का पीछे मैंने तरीका बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 50 है, दोनों को जोड़ लेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे तो a बराबर 30 आ जाएगा और c कॉमन फैक्टर है। d बराबर है x माइनस ए। देखिए x ये मजदूरी है जो ये x है हमारी और इसमें से a की वैल्यू घटाते चले जाएंगे तो 20 माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 और प्लस 20, इस तरह से d की वैल्यू आ जाएगी। अब d डैश निकालना है। देखिए पद विचलन को निकालना है। नेक्स्ट कॉलम में देखिए d डैश को निकालने के लिए फॉर्मूला है
x माइनस ए बटे सी। यहाँ सी मैंने पहले भी बताया है, सी कॉमन फैक्टर है जो विचलन में जो डिफरेंस है उसको बता रहा है। तो x माइनस ए बटे सी आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, d बटे सी, क्योंकि d हमने x माइनस ए निकाल लिया है। तो इस तरह से आप निकालते चले जाएंगे। -20/10, 2 -2 -1 0 1 और 2। तो इस तरह से डी डैश निकाल लिया है। इसके बाद आवृत्तियों और पद विचलन दोनों की गुणा करनी है। एफ डी डैश जो फॉर्मूले में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो इस तरह से ये वैल्यू आती चली जाएंगी और इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू -1 आ जाता है। अब देखिए सभी की वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना सी। तो ए हमारा 30 है प्लस -1 बटे 19 और गुना में सी कॉमन फैक्टर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 30 -1/19 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.053 और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर से सोल्व करेंगे। 30 -0.53 आ जाता है और इसको सोल्व करने पर लास्ट में 29.47 आंसर आ जाता है। तो पद विचलन विधि से समांतर माध्य 29.47 आ गया है। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।